हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम बात करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ओके, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन उसके अंदर दो स्टेज है। कौन कौन से दो स्टेज है? तो एक तो है इंस्पिरेशन और दूसरा है एक्सपीरेशन। ओके, या फिर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जो भी आप बोलो। ओके, तो इंस्पिरेशन में क्या होता है? तो इंस्पिरेशन में जो एटमॉस्फेयर वाली एयर है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती है, और एक्सपीरेशन में जो हमारी बॉडी में CO2 वाली जो एयर होती है वो बाहर की तरफ रिलीज़ होती है, वो बॉडी में से बाहर की ओर रिलीज़ होती है एनवायरनमेंट में। ओके, तो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों से हमारा ब्रीदिंग होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन के। तो यहाँ पे ये दो मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई इंस्पिरेशन कब होता है और एक्सपीरेशन कब होता है। तो इंस्पिरेशन तभी होगा जब हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। ओके, इंस्पिरेशन अकर्स व्हेन प्रेशर इन द लंग इज़ लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बात आपको याद रख लेनी है कि भाई लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो होगा तभी इंस्पिरेशन होगा। ओके, और एक्सपीरेशन, तो एक्सपीरेशन तभी होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर का ही जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। ओके, तो इंस्पिरेशन में क्या होगा? जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, और एक्सपीरेशन में क्या होगा? तो कि जो भाई इंट्रापल्मोनरी प्रेशर या फिर आप लंग्स के अंदर का प्रेशर जो भी बोलो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी एक्सपीरेशन होगा। इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन से हम ब्रीथ करते हैं, मतलब जो हमारा ब्रीदिंग है वो बनता है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है सबसे पहले ही, इंस्पिरेशन प्लस एक्सपीरेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ओके, तो इस प्रोसेस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं? तो रिब्स भी हेल्प करती है, स्टर्नम भी हेल्प करता है, फिर मसल्स, तो डायाफ्राम और इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये सभी की हेल्प से ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ वो मसल्स के बारे में। तो डायाफ्राम ऐसे डोम शेप का होता है। ओके, और इसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी है हमारी और एब्डोमिनल कैविटी है वो हम इजीली मतलब सेपरेट कर सकते हैं उसको, वो ऐसे सेपरेट कर, बीच में इस तरह से डोम शेप में होता है, इसकी वजह से वो इस तरह से थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट रखती है। ओके, और यहाँ पे देखो ये फिगर में इस तरह से रिब्स के बीच में स्टर्नम होता है और ये मसल्स इस तरह से अरेंज होते हैं। भाई यहाँ पे जो ये लाइट रेड वाला है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और वो अंदर वाला डार्क रेड है वो है हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, और यहाँ पे नीचे डायाफ्राम होता है। ओके, तो ये सबकी हेल्प से ये प्रोसेस होती है। तब हम मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं कि भाई इंस्पिरेशन में क्या होता है। तो इंस्पिरेशन में क्या होगा? सबसे पहले डायाफ्राम गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब कि वो थोड़ा सिकुड़ जाएगा। ओके, और थोड़ा सा डाउनवर्ड जाएगा। ओके, तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ओके, तो इसकी वजह से जो रिब्स और स्टर्नम है वो थोड़ी ऊपर की ओर खींचेंगे। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? जो डायाफ्राम सिकुड़ता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी सिकुड़ता है तो क्या होगा? जो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। अभी वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अभी लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। ओके, तो हमने देखा था कि भाई लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ओके, डिक्रीज होना चाहिए तभी इंस्पिरेशन होगा। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो इंट्राप्लेवरल प्रेशर से वो भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो बाहर की एटमॉस्फेयर की एयर है वो लंग्स के अंदर आएगी और इंस्पिरेशन होगा। तो जब फास्ट इंस्पिरेशन करते हैं तब नेक के मसल्स भी यहाँ पे हेल्प करते हैं।
ओके, अब हम देखेंगे एक्सपिरेशन के बारे में। तो इसमें सभी इंस्पिरेशन से ऑपोजिट लिखना है। यहाँ पे डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड होता था, तो यहाँ पे क्या होता था, रिलैक्स होता है। डायाफ्राम गेट्स रिलैक्स। डायाफ्राम अपनी जो ओरिजिनल नॉर्मल जो पोजीशन होती है वहाँ पे आ जाएगा अब, और जो इंटरकोस्टल मसल्स थे वो भी यहाँ पे अब रिलैक्स हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टर्नम और रिब्स थी वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। अभी सभी रिलैक्स होगा तो क्या होगा, जो वॉल्यूम था थोरेसिक कैविटी का वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो लंग्स का वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अभी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर का लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो इंट्राप्लेवरल प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारे लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक्सपीरेशन होगा। ओके, एयर बाहर की तरफ रिलीज होगी। और जैसे इस तरफ इंस्पिरेशन में, फास्ट इंस्पिरेशन में नेक के मसल्स हेल्प करते हैं, उसी तरह से एक्सपिरेशन के अंदर, फास्ट एक्सपिरेशन के अंदर एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करते हैं। ओके, और ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट या रेस्पिरेटरी रेट ह्यूमन के अंदर कितने हैं, तो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। ओके, और जैसे भी आपको ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में देते हैं तो आपको इस तरह से पूरा लिखना है, ऐसे नहीं 12 to 16 टाइम्स लिख पर मिनट ऐसे कंप्लीट लिखना है। ओके, तो ये आपको एक बार पूरा रीड करना है बुक में से, और अगर कोई भी डाउट है तो आपको मुझे बताना है। ओके, बाय, टेक केयर।